हेलो गाइज़, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ का टोटल करंट अफेयर्स। सो अगर आपने डेली करंट अफेयर्स को कवर नहीं किया है तो यहाँ पर आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। पूरे मंथ का रिवीजन होगा यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन है। टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को कवर करिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में भी काम आए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन कमीशन ग्रांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टैग फॉर हिमाचल्स कांगड़ा टी। यूरोपीय आयोग ने हिमाचल की कांगड़ा चाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैग प्रदान किया है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आईएसआई टैग, जीआई टैग, आईएसओ टैग या फिर नन ऑफ द एबव। देखिए, जो कांगड़ा चाय है वो भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले की एक चाय है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में ये पाई जाती है और 19वीं शताब्दी के मध्य से ही कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का ही उत्पादन किया जाता रहा है। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे पहला जो भौगोलिक संकेतक मिला था, जीआई टैग मिला था, वो किसे मिला था? तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय जो है उसे मिला था फर्स्ट जीआई टैग 2004 में। जीआई टैग से रिलेटेड जो एक्ट आया था वो एक्ट आया था आपका 15 सितंबर 2003 में। सो अगर एक्ट की बात करें तो 2003, फर्स्ट जीआई टैग की बात करें तो दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीआई टैग। यानी कि जो यूरोपियन कमीशन ने हिमाचल की कांगड़ा चाय के लिए जो टैग प्रदान किया है वो है जीआई टैग, जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट टू बी फ्लैग्ड ऑफ बाई पीएम मोदी ऑन 25 मार्च 2023। निम्नलिखित में से किस शहर में 25 मार्च 2023 को पीएम मोदी द्वारा भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी? यानी कि अब ये हो चुका है फाइनली। सो हमें बताना है कि ये कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है कोची। देखिए, ये जो जल मेट्रो परियोजना है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी और वाटर मेट्रो विभाग ने लगभग 15 मार्गों को सुनिश्चित किया है। 15 रास्ते जो हैं यहाँ पर मेंटेन किए हैं जो 75 किलोमीटर की दूरी को कवर करेंगे और साथ में हर 15 मिनट में एक जहाज़ की आवाजाही होगी यहाँ पर। तो कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है CSL, ये इंडिया की सबसे बड़ी जहाज़ निर्माण कंपनी है और साथ में भारतीय नौसेना के लिए जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत था INS विक्रांत, ये भी इसी के द्वारा बनाया गया है। INS विक्रांत याद रखेंगे, ये भी हाल ही में न्यूज़ में था। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कंपनी के रूप में कब शामिल किया था, तो 29 अप्रैल 1972 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कंपनी के रूप में शामिल किया और इसने अपनी सुविधाएं देना स्टार्ट किया है 1982 से इसने फर्स्ट स्टेप अपना सुविधाओं के रूप में स्टार्ट किया है। साथ में इस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा भी प्राप्त है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है। कुछ कंपनियां महारत्न भी होती हैं, ये मिनी रत्न कैटेगरी में आती है। सो जल मेट्रो परियोजना का जो हमारा यहाँ पर शुभारंभ है वो कोची में हुआ है। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत की पहली मेट्रो प्रणाली है, ये तो जल मेट्रो हो गई, लेकिन जो मेट्रो प्रणाली है वो कब स्टार्ट हुई थी और कहाँ पर हुई थी? सो 24 अक्टूबर 1984 को इंडिया की पहली मेट्रो प्रणाली स्टार्ट हुई थी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो यहाँ पर आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। अब IIT मद्रास है वो पहला ऐसा भारतीय संस्थान है, प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम IIT कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय परिसर होगा, एक इंटरनेशनल कैंपस होगा जो कि इंडिया के बाहर अफ्रीका में स्थापित होगा। और कब स्थापित किया जाएगा? अक्टूबर में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो अफ्रीका के तंजानिया में स्थापित किया जाएगा।
अगर बात कर लें हम लोग तंजानिया की, तो ये एक अफ्रीकी देश है और अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी जो है डोडोमा है, याद रखेंगे, राजधानी इसकी डोडोमा है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आंसर नंबर बी हो जाएगा, IIT मद्रास। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्चेज वन पंचायत वन प्लेग्राउंड टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बिहार, केरला, असम या फिर गोवा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरला। लोग सभी जानते हैं कि जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने कल्लिकड़ में, कल्लिकड़ नाम की जगह है वहाँ पर, कल्लिकड़, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने एक पंचायत एक खेल का मैदान, इस परियोजना का उद्घाटन किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के लिए अच्छी खेल संस्कृति भी आवश्यक है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, इसमें इन्होंने कहा है कि जो 113 पंचायतें हैं उनमें फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 3 साल के अंदर खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा और हर एक खेल के मैदान पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। सो हम लोग जिस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव, ये स्टार्ट किया गया है केरला में। अगर बात की जाए केरला की, तो केरला जो है वो इंडिया में मालाबार तट में स्थित एक राज्य है। ये जो तट है इसका मालाबार तट कहलाता है। इसका गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ था, उसके बाद कोचीन, मालाबार, साउथ केनरा और त्रावणकोर के जो जितने भी क्षेत्र थे और उन सभी मलयालम भाषी क्षेत्रों को मिलाकर के केरला का जो है निर्माण किया गया था। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, जिन्होंने इस परियोजना का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली हु इज़ अनाउंस्ड और अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं रोहित शर्मा। इनकी इमेज आप देख सकते हैं, ये इंडियन कैप्टन है रोहित शर्मा। अगर बात करते हैं हम लोग जियो सिनेमा की, तो ये एक इंडियन एड्स वीडियो ऑन डिमांड और ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सेवा है। इसका स्वामित्व जो है वो TV18 की जो सहायक कंपनी है वायाकॉम 18, इसके पास है। जियो सिनेमा कब लॉन्च किया गया था, तो 5 सितंबर 2016 को जब जियो आया था, उसी के साथ में सार्वजनिक लॉन्चिंग इसकी भी हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज, रिसेंटली विच ऑपरेशन इज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड सिटीजन फ्रॉम वॉर हिट सूडान। हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कावेरी, मैत्री, हिमदूत या फिर सुरक्षित। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। आप देख सकते हैं इमेज में, भारतीय वायुसेना द्वारा जो सूडान में युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, उसका नाम है कावेरी। इसके लिए यूज किया गया है C-130 विमान और नौसेना के जहाज़ भी यूज हुए हैं। INS सुमेधा का यूज हुआ है, ये देख सकते हैं आप C-130। बात करें अगर ये कावेरी नाम कहाँ से लिया गया है, तो जो कावेरी नदी क्षेत्र है हमारा भारत का दक्षिणी भाग, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र वाला भाग, वहाँ पर कावेरी नदी है और माँ कावेरी के रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। यहीं पर बात कर लेते हैं ऑपरेशन गंगा की। अगर बात करें हम लोग ऑपरेशन गंगा के बारे में, तो ये यूज़ हुआ था यूक्रेन में फंसे हुए नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। अगर बात आएगी कभी सूडान में फंसे हुए नागरिकों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, तो ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा, ये भी नदी के नाम पर ही है। और यूक्रेन में फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का यूज़ किया गया था। ये स्टार्ट हुआ था फरवरी में 2022, फरवरी में स्टार्ट किया गया ये ऑपरेशन है। यहीं पर पूछा जाता है ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफ़गानिस्तान से नागरिकों को बाहर निकालने के लिए यूज़ हुआ था। कोरोना पीरियड में एक और इम्पॉर्टेंट मिशन जो चर्चा में रहा, विदेश में फंसे हुए सभी नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया गया था। वंदे भारत मिशन के नाम से ये फेमस था। कोरोना पीरियड में जितने भी विदेशों में लोग भारत के फंसे हुए थे, उनके लिए वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन मैत्री की अगर बात की जाए, तो भारत सरकार ने 2015 में जो भूकंप आया था, वहाँ से नेपाल से नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए इस मिशन को अंजाम दिया था, ऑपरेशन मैत्री।
सो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस थे जो इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको बता दिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे ईच ईयर। हर साल हम पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जिनमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका अप्रैल 22। देखिए, हर साल 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 1970 में जब आधुनिक पर्यावरण आंदोलन हुआ था उसकी वर्षगांठ का ये प्रतीक है। और मेनली इसका उद्देश्य ये है कि जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और जो हमारा प्लैनेट है, हमारी अर्थ है, उसकी रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। इस बार 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस मनाने के हमारे 53 साल कंप्लीट हो गए हैं, 53 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और इस बार की जो थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश। देखिए, इस क्लास में मैंने डेज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को अवॉइड किया है, क्योंकि डेज़ का जो टॉपिक है वो अप्रैल मंथ के जितने भी डेज़ होंगे वो सिंगल वीडियो में कवर किए जाएंगे, ताकि आपको एक साथ सारे याद हो सके और उनकी इंपॉर्टेंट थीम कब से मनाए जाते हैं और इस बार की थीम क्या थी, ये सभी चीज़ें हम लोग एक साथ में पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड हुआ है, इसके अलावा में आपको कोई भी डेज़ का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बाकी सारे मुद्दों को हम लोग कवर करेंगे, सो ध्यान से देखते जाइए और लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बाय व्हिच ईयर द हाईवे अथॉरिटी विल डेवलप 10,000 किलोमीटर्स ऑफ डिजिटल हाईवेज इन इंडिया। राजमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष तक भारत में 10,000 किलोमीटर तक डिजिटल राजमार्ग का विकास करेगा? तो भारत में होने जा रहा है डिजिटल हाईवेज का निर्माण और ये हो जाएगा बाय 2025। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप लोग जानते होंगे NHAI के बारे में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि 1995 में जो है स्थापित की गई थी और ये जितने भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, उनके मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। और बात की जाए अगर NHAI के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो ये अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। दिल्ली करंट अफेयर्स की क्लास में भी ये चीज़ बताई गई थी। संतोष कुमार यादव इसके अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए संतोष कुमार यादव के बारे में, तो संतोष कुमार यादव जो हैं वो यूपी कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। बात हुई है हाईवेज़ की, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो एक प्रकार का हाईवेज़ का क्वाड्रिलेटरल है, जो कि नीचे चेन्नई और इधर कोलकाता और फिर यहाँ पर दिल्ली और इधर मुंबई, इनको जोड़ने का काम करता है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप बनाता है, ये हाईवेज़ का क्वाड्रिलेटरल है। ये परियोजना जो है 2001 में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी और फाइनली 2012 में ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, हु इज़ अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइज़र ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन है संदीप सिंह। वायुसेना के जो पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह हैं, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इन्हें जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है उसका नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। जो एयर मार्शल संदीप सिंह हैं ये 22 दिसंबर 1983 में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगर बात की जाए कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC, इसकी स्थापना जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा 19 नवंबर 1998 को की गई थी। ब्रजेश मिश्रा जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और एजेंसी के कार्यकारी जो हैं वो अजीत कुमार डोभाल हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं NSA। और यहीं पर अगर बात की जाए IAF इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को होती है और ये जो IAF है इंडियन एयरफोर्स, ये वर्तमान में कार्यरत है। अगर बात की जाए कि जो पहले इंडियन एयरफोर्स हुआ करती थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से, उसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। वर्तमान में सीरियस हैं जनरल अनिल चौहान। अगर यहाँ पर बात की जाए वायुसेना प्रमुख कौन हैं, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन विच सिटी
India's first biosafety level 3 mobile laboratory is inaugurated recently. हाल ही में किस शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन हुआ है नासिक में। आप देख सकते हैं ये मोबाइल प्रयोगशाला, और इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई है जितने भी वायरल संक्रमण होते हैं उनकी जांच के लिए, और जो बहुत ही ज़्यादा वायरल डिसीज़ हैं जो मनुष्य के लिए घातक हैं उन सभी की जांच के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड 4% कोटा इन प्रमोशंस फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयज़? हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 4% कोटा स्वीकृत किया है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सेवा में दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके लिए पदोन्नति में 4% कोटा को मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री ने बयान में कहा कि जो पदोन्नति में दिव्यांगों को आरक्षण देने का फैसला है वो कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना था। ये भी करंट न्यूज़ है, आप याद रखेंगे। अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के हिसाब से, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में 26.8 मिलियन लोग जो हैं वो दिव्यांग हैं। बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जो है वो इंडिया का एक पेनिनसुलर स्टेट है और इसकी राजधानी जो है वो मुंबई है, और ये इंडिया की वाणिज्यिक राजधानी भी कही जाती है। महाराष्ट्र के रूप में इस राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। पहले बॉम्बे राज्य के रूप में जाना जाता था, फिर महाराष्ट्र के रूप में इसका गठन हुआ है 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री इसके एकनाथ शिंदे जी हैं। The next question, recently who among the following signs as a brand ambassador of Star Sports? हाल ही में निम्नलिखित में से किसी स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिनमें से करेक्ट आंसर है आपका ऋषभ पंत। अभी हम लोगों ने जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा, रोहित शर्मा वहाँ पर हमारा राइट आंसर था, और यहाँ पर हैं स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, नाम है ऋषभ पंत। Then question number 13 is, which of the following state to become first Indian state to have 100% electric vehicles in government department? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। देखिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने वाला पहला भारतीय राज्य बन जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्यवाही शुरू कर दी गई है। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, रिसेंटली इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मैनी डॉलर्स टू यूएन एंटिटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? हाल ही में भारत ने महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था को कितने डॉलर का योगदान दिया है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख डॉलर का जो है योगदान दिया है। देखिए, यूएन में जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महिला के मुख्य जो स्वैच्छिक बजट है उसमें भारत सरकार के योगदान के लिए चेक सौंपा है। साथ ही रुचिरा कंबोज ने एक ट्वीट में ये भी कहा कि भारत का जो मॉडल है वो उद्यमिता और स्टेम शिक्षा पर जोर देने के साथ ही महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में से एक है। ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, ये लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक संयुक्त राष्ट्र इकाई के रूप में जानी जाती है, जो कि लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली एक इकाई है। The next question is, recently which country becomes the founding member of International Big Cat Alliance? हाल ही में कौन सा देश बना है जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है नेपाल। नेपाल जो है अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर जब कंप्लीट हुए हैं तो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, ये प्यूमा जैसी जितनी भी ये बिग कैट्स हैं इनके संरक्षण के लिए एक अलायंस की स्टार्टिंग की है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस।
अब क्योंकि न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है नेपाल। तो बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल में 2010 में बाघों की आबादी 121 थी और 2010 में, और अब ये 2022 में बढ़ कर के 335 हो चुकी है। नेपाल की बात की जाए तो हाल ही में यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। मुद्रा की बात की जाए तो नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्चेस इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट इनटू स्पेस विद SpaceX रॉकेट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने SpaceX रॉकेट के साथ अपना पहला परिचालन उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केन्या। क्योंकि केन्या ने संयुक्त राज्य अमेरिका से SpaceX, जो कि एलन मस्क की रॉकेट कंपनी है, उससे अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। अगर बात की जाए कि केन्या की धरती से छोड़ा गया जो पहला सैटेलाइट था वो कौन सा था, तो उसका नाम था उहुरु। उहुरु नाम का एक सैटेलाइट था और 1970 में ये लॉन्च किया गया था। केन्या जो है वो अफ्रीका में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर दोनों ही नैरोबी हैं। नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है, साथ ही केन्या का सबसे बड़ा शहर भी है। राष्ट्रपति यहाँ के बने हैं विलियम रूटो। रिसेंटली विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए SpaceX की, तो इसकी स्थापना जो है 14 मार्च, SpaceX की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 14 मार्च 2002 को बाय एलन मस्क। The next question, which plant was launched by PM Modi with railway projects in Assam? प्रधानमंत्री मोदी ने असम में रेलवे परियोजनाओं के साथ साथ किस संयंत्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस में दिए गए हैं आपको मेथनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल या फिर प्रोपेनॉल। देखिए, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है मेथनॉल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में जो नॉर्थ ईस्ट में कई सारी रेल परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने मेथनॉल प्लांट को भी स्टार्ट किया और साथ में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल की आधारशिला भी रखी है। ये जो मेथनॉल प्लांट है इसमें 51% की हिस्सेदारी जो है वो असम गवर्नमेंट की है, जबकि अगर बात की जाए 49% की हिस्सेदारी तो ये ऑयल इंडिया की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रैपिडेक्स। और इस ब्रांड को रैपिडेक्स के रूप में चुना गया है क्योंकि ये पढ़ने में आसान है और विभिन्न भाषाओं में उच्चारण करने में भी आसान है। ये जो रैपिड है ये अपने आप में स्पीड को शो करता है और जो एक्स है वो अगली पीढ़ी की तकनीकी और नए ज़माने की मोबिलिटी समाधान को दर्शाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनैगुरेट्स पीराकुंफर टनल एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में पीराकुंफर सुरंग का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो है रामबन। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का जो रामबन बनिहाल खंड है वहाँ पर 4 और सुरंगें अगले साल मार्च तक पूरी हो जाएंगी और एक एक्स्ट्रा सुरंग भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। जो पीराकुंफर टनल है ये 924 मीटर लंबी ट्यूब 1 नासरी और रामबन के बीच में 2.9 किलोमीटर भीड़भाड़ वाले जितने भी टेढ़े मेढ़े और दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनको बाईपास करेगी। यहीं पर अगर बात की जाए पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है, जिसे T80 नाम भी दिया जाता है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। रामबन जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, बात करें अगर जम्मू कश्मीर की तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी मई से अक्टूबर तक जो है श्रीनगर रहती है, जिसे हम ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं, और नवंबर से अप्रैल के बीच में जम्मू रहती है, जिसे हम शीतकालीन राजधानी कहते हैं। यहाँ पर 20 ज़िले हैं और उपराज्यपाल यहाँ के मनोज सिन्हा हैं।
लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ऐसे ही पेशेंस बनाए रखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और साथ में जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके लिए एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अदर भी करंट न्यूज़ जो पहले हो चुकी हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है और साथ में जो भी क्वेश्चन है उसकी डिटेलिंग भी, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ सके, उसका बैकग्राउंड समझ में आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन चैट सर्विस फॉर दोज इन डिस्ट्रेस्ड एंड नीड ऑफ हेल्प? निम्नलिखित में से किस ट्रस्ट ने संकट में और सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए ऑनलाइन चैट की सेवा शुरू की है? देखिए, ये ट्रस्ट का नाम है स्नेहा, और जो स्नेहा है इसकी वेबसाइट है, उस पर लाइव चैट की सुविधा उपलब्ध होगी। snehaindia.org करके इसकी वेबसाइट है, उस पर लाइव चैट की सुविधा उपलब्ध है। देखिए, ये जो स्नेहा है वो स्वयं सेवकों के एक छोटे से बैंड द्वारा संचालित है और ये उन लोगों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो कि परेशान हैं, व्यथित हैं, उदास हैं और आत्मघाती महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को 24 आवर 365 डेज़ एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का ये प्लेटफॉर्म है। क्योंकि दुनिया भर में हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या से मरते हैं और उन्हें किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है, वो डिप्रेस्ड होते हैं। अगर 2021 का आंकड़ा देखा जाए तो 1,64,000 भारतीयों ने आत्महत्या की थी और राष्ट्रीय आत्महत्या की जो दर है वो 12 थी, यानी कि हर 1 लाख व्यक्ति में 12 लोग आत्महत्या कर रहे थे। और इसके लिए भारत सरकार ने एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन भी शुरू की थी, जो कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए उपलब्ध है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू टेम्पररली बैन OpenAI's ChatGPT ओवर प्राइवेसी एंड सेफ्टी कंसर्न्स? कौन सा देश गोपनीयता और सुरक्षा की चिंताओं को लेकर OpenAI के ChatGPT पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं इटली, स्पेन, चाइना एंड रसिया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है इटली। देखिए, गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी संबंधित जो चिंताएं हैं उनको लेकर के ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला इटली दुनिया का पहला देश बन गया है। अब जिन्होंने इस न्यूज़ को पहले नहीं सुना है वो सोच रहे होंगे कि ChatGPT क्या है। देखिए, ChatGPT जो है वो नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था और अब तक लगभग पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है। इसके लॉन्च के बाद से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स है उसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि एसे लिखने के लिए, वीडियो कंटेंट के लिए जो भी सामग्री है उसको लेना, कोई भी पोएम लिखना हो गया, इन सभी उद्देश्यों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कुछ लोगों के लिए ये यूज़फुल हुआ तो कुछ लोगों ने इसके निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी सोचा, और उन्हीं में से एक है इटली, जिसने प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए इसको टेम्पररी रूप से बैन कर दिया है। ChatGPT लॉन्च हुआ था 30 नवंबर 2022 को एक प्रोटोटाइप के रूप में, लेकिन जो इसका नवीनतम मॉडल आया है OpenAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ChatGPT 4, इसका संस्करण जो है 14 मार्च 2023 को जारी किया गया है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इटली। The next question is, which edition of bilateral training exercise Ajay Warrior 2023 between India and UK is being conducted at Salisbury Ground, UK? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास जो है अजय वारियर 2023, इसका कौन सा संस्करण है जो यूके के सैलिसबरी ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है? तो ये इस बार का 7वां संस्करण है और ये जो संयुक्त अभ्यास है ये 11 मई तक आयोजित किया जाएगा। इसका जो पिछला संस्करण है वो अक्टूबर 2021 में किया गया था उत्तराखंड के चौबटिया में। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है जो हमारे मिलिट्री रिलेशंस हैं उनको पॉजिटिव रखना, उनको स्ट्रॉन्ग रखना और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना। क्वेश्चन नंबर 23 इज, recently which online platform ties up with नीति आयोग's WEP to support women entrepreneurs? देखिए, WEP का फुल फॉर्म होता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने नीति आयोग का जो WEP है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है उसके साथ में समझौता किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होने वाला है भारत पे। भारत पे ने नीति आयोग का जो WEP है उसके साथ में समझौता कर लिया है। जो फिनटेक कंपनी भारत पे है इसने ये भी कहा है कि इसका मुख्य फोकस क्षेत्र जो है वो अपनी तरह के पहले एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के विकास को सुगम बनाना होगा
बात की जाए अगर भारत पे की, तो भारत पे 2018 में अशनीर ग्रोवर द्वारा स्थापित एक कंपनी है। इसके सीईओ हैं सुहेल समीर, जो कि अगस्त 2021 से इसके सीईओ हैं, और इसकी सहायक कंपनी पेबैक इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु विंस 20th चेस एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली ओपन? नई दिल्ली ओपन का 20वां शतरंज का संस्करण किसने जीता है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है अरविंद चिदम्बरम। दिल्ली ओपन का जो 20वां संस्करण था, इसमें 1057 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन मुन्नार हिल स्टेशन गॉट अ फर्स्ट फर्नेरियम? मुन्नार हिल स्टेशन में कौन से राष्ट्रीय उद्यान को पहला फर्नेरियम मिला है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है एराविकुलम। देखिए, एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो मुन्नार में नीलगिरी तहर का प्राकृतिक आवास भी है, और पार्क के अंदर फर्नेरियम का नया आकर्षण है। देखिए, जो फर्न होता है वो एक टाइप का पौधा होता है। इसकी 52 किस्मों को पहले ही लगाया जा चुका है, और डेटा के अनुसार जो एराविकुलम नेशनल पार्क है, यहाँ पर फर्न की 104 किस्में और भी मौजूद हैं, और इसमें जल्द ही 104 किस्मों को कवर करने के लिए पार्क के अंदर फर्न की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई है। बात की जाए अगर एराविकुलम नेशनल पार्क की, तो ये केरल राज्य में जो इडुक्की जिला है और एर्नाकुलम जिला है, वहाँ पर वेस्टर्न घाट के साथ लगा हुआ 97 वर्ग किलोमीटर के एरिया में स्थित एक नेशनल पार्क है। हम लोगों ने दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी के बारे में सुना है, जिसकी ऊंचाई 2695 है। ये इसी पार्क के अंदर स्थित है, और लकोम वाटरफॉल भी इसी क्षेत्र में आता है। अगर बात की जाए मुन्नार की, तो ये एक हिल स्टेशन है, ये एक तरीके का कस्बा है केरल राज्य में इडुक्की जिले में, और इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है एराविकुलम नेशनल पार्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट बैंकर सुधा शिव कुमार इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विमेंस विंग? निवेश बैंकर सुधा शिव कुमार अब कौन सी महिला शाखा की अध्यक्ष बनी है? तो डेली करंट अफेयर्स में भी हम लोगों ने इसे कवर किया था। फिक्की की नई अध्यक्ष बनी है सुधा शिव कुमार जी, और ये फिक्की की 40वीं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। ये जो फिक्की है, ये साउथ ईस्ट इंडिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित व्यवसाय कक्ष है। FLO यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की जो 39वीं अध्यक्ष थी वो थी जयंती डालमिया। अब उसके बाद सुधा शिव कुमार ने उनका स्थान लिया है 40वें अध्यक्ष के रूप में। फिक्की की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक महिला विंग है। FLO की जो स्थापना है वो 1983 में फिक्की के एक डिवीज़न के रूप में की गई थी, जो कि भारत के उद्योग और वाणिज्य का सर्वोच्च निकाय है। महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में FLO की पूरे भारत में 18 शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन GI टैग से रिलेटेड है। देखिए, अप्रैल में कई सारे GI टैग प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें से एक है मर्चा राइस। विच स्टेट्स मर्चा राइस गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य के मर्चा चावल को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होने वाला है वो है बिहार। GI रजिस्ट्री के अनुसार जो बिहार का प्रसिद्ध मर्चा चावल है, इसे GI टैग से सम्मानित किया गया, और ये इसकी सुगंध और स्वादिष्टता के लिए जाना जाता है। बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है, वहाँ पर चावल की देसी खेती की जाती है, जो कि मर्चा चावल के नाम से जाना जाता है, और छोटा आकार होने के कारण इसका दाना जो है काली मिर्च जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे मिर्चा चावल या मर्चा चावल भी कहते हैं। मर्चा चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें तो पश्चिम चंपारण जिले का जो गौनाहा है, नरकटियागंज है, रामनगर है और चनपटिया ब्लॉक है, ये सभी इसमें शामिल हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोगों ने सुना है। 1989 में पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क रिजर्व कंप्लीट 50 ईयर एज प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 1973 को इसे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इन्होंने बिग कैट्स की घटती आबादी को रोकने के लिए ये प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, फूड कॉन्क्लेव 2023 टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फ्रॉम अप्रैल 28 अप्रैल से फूड कॉन्क्लेव स्टार्ट हो रहा है हैदराबाद में। इस फूड कॉन्क्लेव में क्या होता है कि जो भी कृषि खाद्य क्षेत्र का विकास है, उससे संबंधित चुनौतियों और अवसरों की पहचान के लिए विचार विमर्श किया जाता है। What was India's tiger population in 2022 after increasing from 2,967 in 2018?
2018 में 2,967 बाघों की आबादी थी और ये अब 2022 में बढ़ करके कितनी हो गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3,167. So according to latest tiger census data in 2022, the number of tiger in India has increased to 3,167. Then question number 31 is world's first conservation breeding center for Asian king vultures ready in which district of UP recently? एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र हाल ही में यूपी के किस जिले में तैयार हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होने वाला है महाराजगंज. महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट आप लोकेशन देख सकते हैं. नेपाल और बिहार से इसकी बॉर्डर लगी हुई है और इधर कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर, गोरखपुर से इसकी बॉर्डर शेयर होती है. ये जो केंद्र यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा इसका नाम होगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र. ये 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ होगा और गिद्धों को कैद करके प्रजनन और उन्हें जंगल में छोड़कर प्रजातियों की एक स्थायी आबादी को बनाए रखने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है. ये दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा गिद्धों के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में खुलने के लिए तैयार है. क्वेश्चन नंबर 32 इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्चेस तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है युगांडा. विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है 10 अप्रैल को युगांडा के कंपाला में अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की जो तुलसी घाट बहाली परियोजना है उसका शुभारंभ उन्होंने किया. उन्होंने ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि युगांडा में जो भारतीय समुदाय के कई सदस्य हैं वो वाराणसी का दौरा करना जारी रखेंगे और इसके विकास में योगदान देंगे. ये जो तुलसी घाट है ये वाराणसी के उन घाटों में से एक है जिसका नाम कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया है, जो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखते समय वहीं पर रहते थे. पहले तुलसी घाट को लोलार घाट के नाम से जाना जाता था. अगर बात करें हम लोग युगांडा की तो ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है और इसकी जो राजधानी है वो है कंपाला. इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है इंग्लिश और स्वाहिली. यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं योवेसी मुशेवरी हैं और प्रधानमंत्री राबिना नबंजा हैं. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है युगांडा. क्वेश्चन नंबर 33 इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी ग्रांटेड एज नेशनल पार्टी स्टेटस बाय इलेक्शन कमीशन? हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा आम आदमी पार्टी. और इसी मान्यता के साथ अब आम आदमी पार्टी भारत में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी है, इन जैसे राष्ट्रीय दलों की सूची में शामिल हो गई है. सो हालिया जो बदलाव हुए हैं उनमें भारतीय राष्ट्रीय दलों की पूरी सूची इस तरीके से है. आम आदमी पार्टी इसमें शामिल है, बहुजन समाज पार्टी शामिल है, साथ में भारतीय जनता पार्टी शामिल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल है और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP भी शामिल है. इसी के साथ साथ एक और चेंज हुआ है. जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है CPI, इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है. अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो ये भारत की एक राजनीतिक पार्टी है. इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन साथियों के द्वारा. वर्तमान में ये भारतीय राज्यों दिल्ली और पंजाब में गवर्निंग पार्टी है. इसके जो प्रसिद्ध नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज ऑफ उत्तराखंड रिसीव्स द रिकॉग्निशन एज फर्स्ट इंडियन विलेज? हाल ही में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस गाँव को प्रथम भारतीय गाँव के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं माना, रशरा, मनसा या फिर राजगीर. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है माना. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे पहले लास्ट इंडियन विलेज के तौर पे जाना जाता था और अब इसे फर्स्ट इंडियन विलेज के रूप में जाना जाएगा. देन आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35. रिसेंटली शारजाह स्टेडियम स्टैंड नेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर ऑन हिज 50th बर्थडे? हाल ही में शारजाह स्टेडियम स्टैंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर उनके 50वें जन्मदिन पर रखा गया है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या फिर वीरेंद्र सहवाग. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर शारजाह स्टेडियम का नाम दिया जाएगा उनके 50वें जन्मदिन के अवसर पर.
सो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम लोगों ने रिवाइज किया है अप्रैल मंथ का पूरा करंट अफेयर्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेज़ का सेक्शन है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि इसी में सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है, इसलिए मैंने उसको अलग से रखा है। यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उन्हें कवर किया गया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की या किसी भी टीचिंग एग्जाम की जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और साथ में इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है उसमें अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसी के साथ अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट चाहिए या मार्च का करंट अफेयर्स कवर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं, साथ में क्लास की लिंक भी वहीं से मिल जाती है आपको। एंड अगर आपने मार्च का करंट अफेयर्स नहीं किया है तो मार्च का करंट अफेयर्स भी कवर कर लीजिए। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी लिंक मिल जाएंगी, फिर भी नहीं मिलती हैं तो आप चैनल पर जाकर के डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की अलग अलग, डेली करंट अफेयर्स की अलग प्लेलिस्ट है, मंथली करंट अफेयर्स की अलग प्लेलिस्ट है। जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है ये आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, हम अपडेटेड रहते हैं। इसलिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास ज़रूर करें, और अगर किसी वजह से आप डेली करंट अफेयर्स नहीं कर पाते हैं तो रिवीजन क्लास को करना ना भूलें। थैंक यू।